पानी का फ्लो कैसे होता है। अभी 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 आपके दिमाग में सवाल आएगा, पानी का फ्लो कहाँ से आ गया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, पानी का फ्लो कैसे आ गया। ठीक है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसमें अगर हम लोग पानी गिरा देते तो पानी कहीं फ्लो करेगा, पानी कहीं भी फ्लो नहीं करेगा, पानी वहीं पे स्थिर रहेगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए एक जगह जो है चार्ज ज़्यादा रहना चाहिए, एक जगह जो है चार्ज जो है वो कम रहना चाहिए, तभी जो है ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज की ओर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। मेरा बात समझ में आया। एक गरम मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, ये बहुत ही हॉट है, ठीक है, एक ठंडा वस्तु है मान लो बहुत ही कोल्ड है, तो इसको अगर तार से जोड़ देते हैं तो बोलते हैं ना कि उष्मा जो है हॉट से कोल्ड की ओर जाता है। पानी जो है ऊपर वाला ढाल से नीचे ढाल की ओर फ्लो करता है, तब तक फ्लो करता है जब तक जो है वो बराबरी लेवल पे ना आ जाए। इलेक्ट्रॉन्स भी है उच्च विभव से लेके, अभी विभव क्या होता है मैं समझाऊंगा, हाई वोल्टेज से लेके लो वोल्टेज की ओर फ्लो करता है, और तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों वोल्टेज बराबर ना हो जाए। अभी सवाल आता है कि हम लोग का घर में इलेक्ट्रिसिटी हमेशा आते रहता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वोल्टेज को हमेशा मेंटेन रखती है। एक तरफ जहां से बिजली आ रहा है वहां का वोल्टेज हमेशा ज़्यादा रहता है और घर का जो वोल्टेज हमेशा कम रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर फ्लो होते रहता है और इलेक्ट्रिसिटी आते रहता है। ये जो वोल्टेज को मेंटेन रखते हैं ना, इसी कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होके आता है। ठीक है, तो पानी तब फ्लो करता है जब ढाल में अंतर होगा, तभी पानी फ्लो करेगा, ऊंचा ढाल से नीचा ढाल की तरफ। उष्मा तब प्रवाहित होगा जब गर्म से ठंडा, जब तार को सटा देंगे, मतलब गर्म और ठंडा वस्तु को जब सटा देते हैं तो गर्म से ठंडा की ओर जाएगा। चार्ज भी तभी फ्लो होगा जब हम हाई वोल्टेज किसी बॉडी को लो वोल्टेज बॉडी से जोड़ देंगे, तभी करंट का फ्लो होगा। और वो जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। यहाँ तक क्लियर होगा? ठीक है। विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। उष्मा में भी मैंने बताया था, उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है। तो विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है या घट जाता है या फ्लो करता है तब वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह हुआ विद्युत धारा। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? जब कोई, ठीक है, जब कोई पदार्थ, जब कोई अणु, ठीक है, जब कोई परमाणु जो है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, इसीलिए परमाणु बोलना एकदम करेक्ट रहेगा। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है या इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है या इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, ठीक है, तब वो जो बन जाता है, तब वो परमाणु आवेशित हो जाता है, तब उसे विद्युत आवेश कहते हैं। अब विद्युत आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो ऋण आवेश होता है। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया ऋण आवेश। ठीक, धन आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देने से इलेक्ट्रॉन कम गया तो प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है, और प्रोटॉन अगर ज़्यादा है तो प्रोटॉन का जो चार्ज है, प्लस चार्ज, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो धन आवेश जो है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन में किस तरह का चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। और ऋण आवेश का मतलब माइनस चार्ज कब जाएगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। अभी देखो, धन आवेश को हम लोग बोलते हैं कैटायन, धन आवेश को हम लोग बोलते हैं कैटायन, ठीक है, और ऋण आवेश को हम लोग बोलते हैं एनायन। ठीक है, ठीक है, ऋण आवेश को हम लोग एनायन बोलते हैं, धन आवेश को हम लोग कैटायन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आवेश में जो अंतर है इसके कारण एक बॉडी प्लस चार्ज वाला हो गया, एक बॉडी माइनस चार्ज वाला हो गया। अभी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, जो ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋण आवेशित। और जो कम इलेक्ट्रॉन वाला है उसको बोलेंगे धन आवेशित। उसको अगर हम सुचालक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा जिस तरह गर्म से ठंडा की ओर उष्मा जाता है, उसी तरह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला से कम इलेक्ट्रॉन वाला की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाहित होना। ठीक है, अब ये एक बहुत ही अच्छा नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब का नियम। ये नियम पढ़ना बहुत ही जरूरी है, कूलम्ब का नियम। ठीक है, कूलम्ब का नियम क्या होता है? कूलम्ब का नियम कुछ इस तरीके से है। मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसको हम लोग बोलते हैं Q1, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसको हम लोग बोलते हैं Q2, और इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं R। इसको डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं
आर, ठीक है। एक हो गया Q1, एक हो गया Q2, दूसरा डिस्टेंस हो गया आर, ठीक है। ये एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, और ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है आर है। अभी दोनों चार्ज के बीच में एक बल काम करेगा। ये जो बल है या तो उसको विकर्षित करेगा, दूर भगाएगा, सेम चार्ज एक दूसरे को दूर ठेलता है, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को पास खींचता है। तो जो भी हो, अगर दूर ठेलने वाला फोर्स हो या पास खींचने वाला फोर्स हो, जो भी फोर्स हो, वो जो बल है वो प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 का। मतलब दो आवेशित परमाणुओं के बीच में लगने वाला बल जो है उनके गुणनफल का समानुपाती होता है, और दूसरा जो है ये विलोम समानुपाती होगा उसका दूरी का स्क्वायर का, ठीक है। ओवरऑल कंबाइन कर देंगे तो F1 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक आ जाएगा, प्रोपोर्शनल जब भी हटता है तो एक K आता है, K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारा बच्चा लोग को हो सकता है कि ये जो मैंने नोटेशन लिखा है समझ में नहीं आता होगा, लेकिन उम्मीद रखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो चार्ज है, ये दो चार्ज है। जिस तरह लंबाई एक भौतिक राशि है, मात्रा एक भौतिक राशि है, उसको हम लोग माप सकते हैं, उसी तरह चार्ज भी एक भौतिक राशि है, और चार्ज को भी हम लोग माप सकते हैं। और चार्ज को मापने का इकाई होता है, ठीक है, चार्ज का जो इकाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं कूलम। क्या बोलते हैं हम लोग? कूलम, ठीक है। तो चार्ज को हम लोग कूलम में मापते हैं। तो मान लो ये Q1 कूलम है और ये Q2 कूलम है, तो उसके बीच में कोई ना कोई फोर्स तो काम करेगा ना। तो ये Q1 और ये Q2 को अगर हम गुणा कर देते हैं, अगर ये Q1 Q2 को हम लोग गुणा कर देते हैं, तो गुणा जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा। दोनों का गुणनफल जितना ज़्यादा आएगा फोर्स भी उतना ज़्यादा लगेगा। और रहा बात दूरी का, तो देखो जाहिर सा बात है, कोई दो पार्टिकल अगर वो दूर होता जाएगा तो उसका जो बीच का बल है वो कम होता जाएगा। दूरी अगर बढ़ाते हैं तो बल घटता है, दूरी बढ़ाते हैं तो बल घटता है, उसके लिए वो विलोम समानुपाती है, ठीक है। तो ये जो कूलम का नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से कर लेना, एग्जाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। कूलम्ब क्या होता है, ठीक है, कूलम्ब क्या होता है, ठीक है। इधर आपको हो सकता है कि शायद यहाँ गाना वाना का आवाज़ आता होगा, जय श्री राम, क्योंकि आज बहुत ही शुभ दिन है भारत के इतिहास का, ठीक है। 500 वर्षों के कड़े संघर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, और हम लोग बहुत ही लकी जनरेशन है कि हम लोग इस जनरेशन में पैदा हुए हैं कि राम मंदिर बनने जा रहा है, ठीक है। खैर जो भी हो, वो अभी मैं क्लास ख़त्म करने के बाद न्यूज़ में देखूंगा। नरेंद्र मोदी जी जो है वो उसका इनाग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी कूलम को समझ लेते हैं, ठीक है। कूलम क्या होता है, ठीक है। देखो कूलम क्या होता है, एक सेकंड में मान लो ये एक तार है, ठीक है। ये एक तार है, इसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, ठीक है। इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जो है चार्ज, ठीक है, चार्ज जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लिया, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और इससे जितना चार्ज प्रवाह कर रहा है, जितना भी चार्ज जो है वो प्रवाह कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे उतना कूलम चार्ज है, ठीक है। चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्लस में रहता है। ठीक है, तो एक कूलम का डेफिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कूलम को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। ठीक है, आई का मतलब होता है विद्युत धारा, आई का मतलब होता है विद्युत धारा, और टी का मतलब होता है समय। ठीक है, और क्यू का मतलब होता है विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश मतलब विद्युत आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। आई का मतलब विद्युत धारा हुआ और टी का मतलब टाइम हुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं एक सेकेंड में आई एम्पियर का जो करंट है, आई एम्पियर का करंट जो है वो पास हो रहा है, आई एम्पियर का जो करंट है वो पास हो रहा है। तो टी सेकेंड के लिए मान लो करंट फ्लो हुआ। ठीक है, एक सेकेंड में आई एम्पियर का करंट पास हुआ, तो टी सेकेंड में अगर करंट पास हुआ तो आई इंटू टी हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, अभी मान लेते हैं मान लो ये एक कंडक्टर है। ठीक है,
कंडक्टर में इधर मान लो कि एक क्रॉस सेक्शन को हम चुनते हैं, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने देखा कि ये जो एरिया जो मैंने चॉइस किया है, इससे जितना कुल चार्ज गया, ठीक है, मान लो कि 50 इलेक्ट्रॉन गया। कितना इलेक्ट्रॉन गया? 50 इलेक्ट्रॉन्स गया। मान लो लेट 50 इलेक्ट्रॉन गया। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 50 इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो उसको क्या कर देंगे, इंटू 50 कर देंगे, ठीक है। इसको अगर इंटू 50 करेंगे तो जो भी आएगा उतना कूलम चार्ज गया। अभी एक और सवाल, इतना चार्ज जाने में समय कितना लगा? तो मान लेते हैं समय जो लगा वो t सेकेंड लगा, ठीक है। मतलब इसको मान लो कुछ क्यू कूलम मान लो, उसको मल्टीप्लाई आप लोग घर में कर लेना कितना आता है। तो मैं मान लेता हूँ क्यू चार्ज को फ्लो करने में t सेकेंड लगा। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया होगा, ठीक है। क्यू ऐसे करते हैं, t सेकेंड में क्यू कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना फ्लो करेगा, दिस बाय दिस, q बाय t। तो 1 सेकेंड में किसी खास क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है, एक खास क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। और इसका जो यूनिट होता है ये होता है कूलम्ब पर सेकेंड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एम्पियर। एम्पियर विद्युत की वह धारा है, उतना क्वांटिटी है जो 1 सेकेंड में फ्लो करता है। 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी अनुप्रस्थ काट से फ्लो करता है। समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं विद्युत धारा, ठीक है। और विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। 1 सेकेंड में किसी विद्युत परिपथ में जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। एम्पियर का दूसरा नाम क्या है, कूलम पर सेकेंड। तो एक क्रॉस सेक्शन है मान लो, उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो मान लेते हैं t सेकेंड में, मतलब मान लो मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया और स्टॉप वॉच में मान लो 0 है, तो मान लेते 30 सेकेंड में। मान लो कि 30 सेकेंड में मैंने देखा कि यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन पास किया। कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, 1000 इलेक्ट्रॉन पास किया। तो आप लोग को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको 1000 से गुना कर देना है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसको 1000 से गुना कर देना है, क्योंकि 1000 इलेक्ट्रॉन पास किया है तो उतना जो चार्ज है उतना कूलम्ब चार्ज पास हुआ। लेकिन उसको 30 से भाग भी देना है, क्योंकि 30 सेकेंड टाइम लगा है। 1 सेकेंड में जितना चार्ज पास होता है उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और इसकी इकाई जो होती है वो एम्पियर होती है, ठीक है। कूलम्ब का नियम हमने बता दिया, ठीक है, कि 2 चार्ज है, ठीक है, उसके बीच में एक बल काम करता है। अगर चार्ज का जो ऋणात्मक और धनात्मक उल्टा चार्ज है तो वो फोर्स है वो अट्रैक्टिव रहेगा, आकर्षित करेगा। और दोनों चार्ज अगर सेम रहता है, सेम पोलैरिटी का रहता है, अगर या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो वह एक दूसरे को वो रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। लेकिन जो फोर्स का फॉर्मूला है वो K × Q1Q2/r², ठीक है। अभी विद्युत धारा भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। विद्युत धारा भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है AC करंट, ठीक है, और दूसरा होता है DC करंट, ठीक है। DC करंट, AC करंट को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या फिर परिवर्ती धारा, क्योंकि ये परिवर्तन हो जाती है। और DC करंट को हम लोग बोलते हैं अपरिवर्ती धारा, ठीक है। AC करंट, DC करंट, परिवर्ती धारा, अपरिवर्ती धारा, ठीक है। अब AC करंट क्या होता है, ठीक है, वह करंट जो समय के साथ साथ अपना जो है पोलैरिटी चेंज कर देती है, परिवर्तित होते रहती है, उसको परिवर्ती धारा कहते हैं। और अपरिवर्ती धारा किसे कहते हैं, वह धारा, ये टाइम का ग्राफ है, मान लो ये टाइम बीतता जा रहा है, 0 टाइम था, यहाँ मान लो t टाइम है, तो इसका कभी भी चेंज नहीं होता है, वो सीधा रहता है। तो परिवर्तित धारा का मतलब जो होता है वो हर सेकेंड, हर पल अपना जो है डायरेक्शन को भी चेंज करेगा और उसका मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेगा। और अपरिवर्तित धारा जो है वो चेंज कभी भी नहीं होता है, वो सेम चलता जाता है, ठीक है। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, और बाकी का जो डिस्कशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ क्लैरिफाई होना बाकी है। तो धन्यवाद, आज के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।